नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट एजुकेशन की वीडियोस जो है वो आनी स्टार्ट हो गई है स्पर्श क्लासेस पर। अब आपको स्पर्श क्लासेस पर एनवायरनमेंट एजुकेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आज इस वीडियो में आप देखेंगे इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। देखिए, अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम आपके हुए हैं, आपके जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स से 5 पेपर, उनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और उन सभी का एनालाइज करने के बाद एक सिंपल सी बात ये निकल कर आई है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वेरी शॉर्ट, उन्हीं को ही घुमा फिरा कर थोड़ा बहुत उनमें से काफ़ी हद तक जो क्वेश्चंस है वो लग रहे हैं। अगर मैं एक फ्रैंक सीधी स्ट्रेट बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँ तो जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। आप एक टॉपिक के अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है कि यहाँ पर मैंने आपको 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए और उनमें से आपका आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, अभी तक के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये एनालिसिस निकाला हुआ है, एनालिसिस करके कि जितने प्रीवियस ईयर के अगर हमने किए थे 4 ईयर्स के जो वेरी शॉर्ट आए थे, उन्हीं में से काफ़ी कुछ जो क्वेश्चन थे वो लग रहे हैं हर एक पेपर में। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं एनवायरनमेंट एजुकेशन के लास्ट 4 ईयर्स के जो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आई हूँ विद आंसर्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आंसर्स के साथ सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिखेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए 2017 से लेकर 2020 तक। तो इसमें से पूरे चांस है कि काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, बाकी तो सबसे पहला तो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का अगर आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, क्वेश्चन बैंक से अगर आप करेंगे तो उसमें से आपके मिल जाते हैं। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इनको आप कर लीजिएगा तो शायद ज़्यादा चांस आपके बन जाएंगे कि आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी कि ओजोन परत का जो ह्रास है उससे आपका क्या मतलब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर के साथ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ओजोन लेयर डिप्लेशन मतलब क्या होता है। ये एक तरीके से जो हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपरी वायुमंडल के अंदर जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, पतली होती जा रही है, धीरे धीरे थिन होती जा रही है धीरे धीरे करके। तो इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं। अब ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है केमिकल कंपाउंड की वजह से। जो अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, फैक्ट्रीज वगैरह होती है, उनसे कुछ केमिकल्स निकलते हैं, अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड्स होती है, इस तरीके की बहुत सारी गैसेस, केमिकल कंपाउंड जो है निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारे वायुमंडल में जो हमारी ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे पतली हो रही है। और ओजोन लेयर का धीरे धीरे थिन होना, पतला होना ही हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट वन केस ऑफ फ्लड, यानी कि बाढ़ आने का कोई एक कारण आपको बताना है। यहाँ पर मैंने 3 रीजंस आपको बताए हुए हैं, इनमें से कोई एक आप लिख सकते हैं, इनसे अलग भी ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप हैवी रेन्स, यानी कि जब कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा भारी बारिश आ जाए, बहुत ज़्यादा एक ओवरफ्लो हो जाए तो उसकी वजह से जो है बाढ़ आ जाती है। जब नदियाँ ओवरफ्लो हो जाती है उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। ये कई बार ऐसे होता है कि जो डैम बनने होते हैं, बांध, वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से जितना पानी रुका हुआ होता है बांध से वो सारा एकदम बह जाता है और वो बाढ़ का रूप जो है वो धारण कर लेता है। इसके बाद वन केस ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का कोई एक कारण बताइए। तो ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं अर्थक्वेक के, लेकिन अगर जनरली तौर पर देखा जाए तो अर्थक्वेक क्या होता है, यूजुअली केस्ड व्हेन रॉक अंडरग्राउंड सडनली ब्रेक्स अलोंग अ फोल्ड, यानी कि जो धरती के नीचे चट्टान होती है अगर कोई एकदम से खिसक जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ तरंगे निकलती हैं और जिसकी वजह से जो हमारी ज़मीन होती है वो क्या होता है, हिलने लगती है, जिसको हम कहते हैं कि हाँ भूकंप आ गया। इसके बाद रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि पर्यावरण संरक्षण में हमारे विद्यालय की, स्कूल की क्या भूमिका है। तो एक एनवायरमेंटल क्लब जो है वो बनाया जा सकता है, पर्यावरण क्लब बनाया जा सकता है स्कूल के द्वारा। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपका स्कूल है वो एक एनवायरमेंट क्लब बना सकता है, पर्यावरण क्लब बना सकता है, या उसके आसपास अगर कोई क्लब हो ऐसा तो उसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। और साथ ही साथ क्या कर सकता है कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए आसपास जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हों उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खुद स्कूल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकता है। स्कूल के खेल के मैदान जो होते हैं उसमें पेड़ झाड़ियाँ फूल लगाकर बच्चों को क्या कर सकते हैं, वन्य जीवन का यानी कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में बच्चों को बता सकते हैं।
और जो एनवायरनमेंट है उसमें CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे से कम करने की कोशिश करें। और कार्बन डाइऑक्साइड कम होंगी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने के बाद। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ FRI का फुल फॉर्म लिखना है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि वन अनुसंधान संस्थान। इसके बाद नेक्स्ट है राइट रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यानी कि मृदा संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या रेमेडीज़ हैं। तो उसके लिए आप एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, वन रोपण कर सकते हैं, अधिक चराई की जांच, चेकिंग, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, डैम का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, चेंजिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो ये कुछ रेमेडीज़ है जिससे आप सॉइल कंजर्वेशन जो है वो कर सकते हैं। इनमें से कोई भी 2-3 जो आपको नाम याद रहे वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है कितने करने हैं, तो कोई भी 2-3-4 या सारी की सारी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन के क्या सोर्स है? बहुत सारे सोर्स है, जैसे कि आपका ट्रैफिक नॉइज, ट्रैफिक अलग अलग ट्रैफिक आ रहा है और बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और उससे जो है नॉइज़ आती रहती है। एयर ट्रैफिक नॉइज़ हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट हो गया कि अलग अलग जगह पर कंस्ट्रक्शंस बन रही है जिसकी वजह से जो है नॉइज़ फैलता रहता है, ठीक है। इसके अलावा कैटरिंग और नाइट लाइफ, अलग अलग जगह पर नाइट लाइफ होती है जिसकी वजह से क्या होता है DJ वगैरह चलते रहते हैं और क्या होता है आवाज़ नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसके अलावा एनिमल्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, ऐसे बहुत सारे जो है सोर्स हैं जहाँ से नॉइज़ पोल्यूशन इंक्रीज़ होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो आपकी रेडियो सक्रिय प्रदूषण है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं, हमें ट्रू या फॉल्स बताने हैं। तो बिल्कुल ऑब्वियसली ट्रू आएगा, जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है आपकी हेल्थ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है पोल्यूशन अफेक्ट्स द ओजोन लेयर। जो आपका प्रदूषण है वो आपकी ओजोन लेयर को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें भी आपका ट्रू आएगा, क्योंकि जो आपके अलग अलग तरीके से पोल्यूशन हो रहा है वो भी एक रीज़न है ओजोन डिप्लेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल गंगा अथॉरिटी। जो आपकी केंद्रीय गंगा प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष है प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट है राइट वन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। वातावरण का कोई एक टाइप लिखना है। जो एनवायरनमेंट होता है वो मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, एक माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि सूक्ष्म पर्यावरण, और दूसरा होता है मैक्रो यानी कि वृहद पर्यावरण भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र का एक घटक हमें यहाँ पर लिखना है। तो जो इकोसिस्टम होते हैं उसके मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 घटक होते हैं। एक तो होता है बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट, और दूसरे होते हैं नॉन बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आपके क्या क्या आ जाएंगे? प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स एटसेट्रा। और नॉन लिविंग में आपके क्या आ जाएंगे? आपका एयर, वाटर, लैंड एटसेट्रा, ठीक है। तो आपके मेनली 2 इकोसिस्टम होते हैं, बायोटिक और नॉन बायोटिक। अगर आपका क्वेश्चन आता है आप सिंपली ये भी लिख देते हैं बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, तो भी आपका आंसर सही होगा। ये मैंने यहाँ पर पूरा इसलिए लिख दिया है आपको समझाने के लिए। आप इनके अंदर के एयर, वाटर, लैंड, इनको भी आप जो है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट के 2 लाभ बताने हैं। यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्या है? दे हेल्प मेंटेन ऑक्सीजन लेवल। आपका जो फॉरेस्ट जंगल होते हैं उसकी वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि पेड़ पौधों से हमारा क्या निकलता है? ऑक्सीजन मिलती है हमें, ठीक है। इसके अलावा फैसिलिटिंग द ब्रीथिंग ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। जो आपका ऑक्सीजन निकलता है उसकी वजह से जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं और जो जानवर होते हैं उनको सांस लेने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट हेल्प रेगुलेट द क्लाइमेट। आपकी जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसको रेगुलेट करने में या कंट्रोल करने में भी आपके जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो मदद करते हैं। इसके अलावा दे हेल्प द ग्राउंड ऑब्जर्व ड्यूरिंग फ्लड्स। अगर जैसे बहुत सारी बाढ़ आ जाती है तो भूमि को पे जो सारा का सारा पानी फैला हुआ है बाढ़ का, उसको ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं। रिड्यूसिंग सॉइल लॉस यानी कि जो मिट्टी का नुकसान होता है उसको कम करते हैं। प्रवाह को धीमा करते हैं, यानी कि क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए एकदम से बाढ़ आ रही है, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जब बाढ़ आती है तो जंगलों में जाकर उसकी जो बाढ़ की स्पीड होती है कहीं ना कहीं कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि रास्ते में पूरा जंगल है, पेड़ पौधे हैं अलग अलग, तो उसकी स्पीड क्या होती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जंगल के जो होते हैं जो फ्लड को की स्पीड को कम करने में हेल्प करती है और प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचाती है। क्योंकि अगर पीछे से कहीं बाढ़ आ रही है, बीच में जंगल आ गया, तो उससे क्या होगी? बाढ़ की स्पीड कम होगी, तो आगे चलकर प्रॉपर्टीज़ है, जो ह्यूमंस है, जो लिविंग और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है, उसको कम नुकसान होगा। नेक्स्ट है वन मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन।
यानी कि जल संरक्षण के एक तरीका हमें यहाँ पर बताना है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने, जैसे डिगिंग पॉन्ड्स, तालाब वगैरह बनाना, झील बनाना, नहरों को खोदना, या जलाशय का अलग से विस्तार करना, उनको एक्सपेंड करना, ठीक है। रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए आप छोटे छोटे पॉन्ड्स वगैरह बना सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, पानी की टंकी रख सकते हैं उसको फिल करने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नेचुरल रिसोर्स है? सोलर एनर्जी, लैंड, वाटर। तो ये क्या है? ऑल ऑफ द अबव। इसका लास्ट डी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है 16, राइट वन एडवांटेजेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो आपके जंगली जानवर होते हैं उनका आपको लाभ बताना है। तो जो जंगली जानवर होते हैं, जो आपकी वाइल्ड लाइफ होती है, ये आपके पारितंत्र का यानी कि इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इकोलॉजिकल जो बैलेंस बना हुआ होता है उसको मेंटेन करने के लिए भी जानवरों की, एनिमल्स की क्या होती है? इम्पोर्टेंस होती है। अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो जो आपका वाइल्ड लाइफ या कहीं इकोनोलॉजिकल सिस्टम है, पूरा का पूरा साइकिल है, वो साइकिल गड़बड़ा जाएगा, वो मेंटेन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBWL वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1952। बिल्कुल सही है, ट्रू आपका आएगा। नेक्स्ट है, राइट वन केस ऑफ ओजोन होल, ओजोन लेयर में जो होल हुआ हुआ है, जो छिद्र हुआ हुआ है, उसका एक कारण बताना है। तो वह है मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स, यानी कि जो मनुष्य के द्वारा अलग अलग तरीके के केमिकल्स बनाए जा रहे हैं, रसायन बनाए जा रहे हैं, वो एक कारण है जिसकी वजह से ओजोन लेयर में छेद हुआ हुआ है। नेक्स्ट है, राइट वन डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लड, बाढ़ की एक हानि बतानी है। ऐसी बहुत सारी हानि होती है, आपको सिर्फ यहाँ पर एक बतानी है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, जो मानव जीवन की हानि होती है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारे लोग जो है वो मर जाते हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी होती है वो डैमेज होती है, जो फसलें होती हैं किसानों की वो नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बताना है। तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज द नेचर एंड सराउंडिंग इन विच, यानी कि हमारे आसपास के जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो प्रकृति है, जो हमारा सराउंडिंग है, वही हमारा एनवायरनमेंट है। इसके अंदर सभी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और जितने भी अलग लिविंग थिंग्स होती हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो ये आपका मध्य प्रदेश आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो है डेफिनेशन दी हुई है कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता क्या होता है। विच गैस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट है, अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, जो आपका अर्थ डे होता है ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ BOD, BOD की फुल फॉर्म है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट है, इटाई डिसीज इज केस्ड बाय विच एलिमेंट, जो आपका इटाई रोग है ये किस तत्व के कारण होता है, किस एलिमेंट्स के वजह से होता है? तो ये होता है कैडमियम की वजह से, CD, कैडमियम एक्सपोजर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन आर द मेंबर्स ऑफ विच इकोसिस्टम, जो आपके फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये किस पारिस्थितिक तंत्र के सदस्य होते हैं? तो ये आपके क्या होता है, समुद्र के ऊपरी भाग में और मीठे पानी में अधिकतर तैरते रहते हैं। ताजमहल इज थ्रेटन्ड मेनली ड्यू टू विच गैसेज, ताजमहल जो है मुख्य रूप से किस गैस से खतरा है ताजमहल को? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। इन टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्यों? क्योंकि ये ना जो ताजमहल होता है पूरा का पूरा मार्बल से बना हुआ था, इसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड से इसको सबसे ज़्यादा खतरा है। इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इज़ द रिचेस्ट एरिया इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी की टर्म में या बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे रिचेस्ट एरिया कौन सा है भारत में? तो वह है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, हु हैज़ कॉइंड द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो शब्द है आपका ये किसने दिया? तो ये दिया था सर आर्थर जी तांसले ने। नेक्स्ट है आपका WWF का फुल फॉर्म बताना है, WWE का नहीं, WWF का बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, यानी कि प्राकृतिक इंडिया के लिए वर्ल्ड वाइड फंड। नेक्स्ट है, राइट टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के 2 नवीनीकरण स्रोत लिखने हैं। तो इसमें आपके रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या आ जाएंगे आपके? बायोमास एनर्जी, जैसे कि आपका एथेनॉल हो जाता है, और उसके अलावा आपके विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल पावर, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी।
नेक्स्ट है वैली ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये नॉर्थ में है चमोली और पिथौरागढ़, चमोली और पिथौरागढ़ एक जो है जगह है उत्तराखंड राज्य में, तो वहां पर है वैली ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट है द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है रन ऑफ कच्छ इज फेमस फॉर विच एनिमल्स, कच्छ का जो रन है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो वहाँ पर जो कैमल होते हैं, ऊँट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके अलावा आपका चिकारा और रेगिस्तानी भेड़िए भी जो है वहाँ के फेमस एनिमल्स में माने जाते हैं। और लास्ट है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ONGC स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो ये है आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। तो दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चंस थे ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर से अभी तक का पैटर्न देखकर ये एनालाइज किया हुआ है कि प्रीवियस ईयर से ही घुमा फिराकर क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट में अधिकतर पूछे जा रहे हैं। तो बहुत चांस है कि आपको इस वीडियो में से वेरी शॉर्ट में क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, ठीक है। बाकी तो एग्ज़ाम का पेपर जब आएगा तब पता चलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपके ज़्यादातर चांस है। तो आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को देखना ना भूलें। इन क्वेश्चन से आपको ज़्यादातर हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।